जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एयरफोर्स नॉन कंपोनेंट परीक्षा 2023 से रिलेटेड जीके का एक नया प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया था कि आपकी परीक्षा 9 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। तो अब आपको अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से करनी है ताकि एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। और दोस्तों, कल की वीडियो में ही मैंने आप सभी को बताया था कि डेली सुबह 7 बजे आपके लिए दोस्तों मैराथन क्लास में लेकर आऊँगा जीके की, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा से रिलेटेड कवर कर रहे होंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों मैराथन क्लास आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और दोस्तों, आपने अभी तक यदि मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो नहीं किया है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जल्दी से फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मेरे अभी तक दोस्तों 78 फॉलोवर्स ही हैं, इसको जल्दी से जल्दी दोस्तों 300 फॉलोवर्स तक आपको करना है। ठीक है, ये आज का मैं टारगेट दे रहा हूं। कितने भाई मुझे सपोर्ट करते हैं सभी लोग जाइएगा और 300 फॉलोवर्स मेरे कंप्लीट करा दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो आज की वीडियो की जो मैराथन क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार। देखिए, आज मैं ज्यादा डिटेल्स में आपको नहीं बताऊंगा। मैराथन क्लास है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कम समय में, तो केवल क्वेश्चन आंसर ही मैं बताते आपको चलूंगा। और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यदि मैं दोस्तों यहां पर बात करूं प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को दोस्तों यूनानी इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं और आपकी एयरफोर्स नॉन कंपोनेंट की परीक्षा की प्रिपरेशन किस तरीके की चल रही है। ठीक है, तो जरूर से आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। आपको जरूर से याद रख लेना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के बारे में काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं, मैंने पिछली वीडियो में करा दिया है। यदि नहीं देखी है तो चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है एयरफोर्स नॉन कंपोनेंट के नाम से, जिसमें सारी वीडियो मैं इंक्लूड कर दूंगा। आप एक साथ सारी वीडियो को देखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्न में से किसका ग्रंथ जातक है? जातक मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में और आपको याद रख लेना है दोस्तों। ये भी किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। क्या है दोस्तों? राजतरंगिणी है। और इसमें दोस्तों कल्हड़ ने किसका इतिहास बताया है? तो कश्मीर का इतिहास बताया है। एग्जाम में कई बार ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, पूछा जाता है कि किस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो याद रख लीजिएगा, कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब यहां पर एक पुस्तक आई है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है दोस्तों? कौटिल्य या चाणक्य। नाम एक ही है दोस्तों, एक ही व्यक्ति के हैं, तो कौटिल्य या चाणक्य आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, या विष्णुगुप्त। ये तीनों नाम आपको याद रख लेने हैं, ये चाणक्य के ही नाम है। तो इसने ही दोस्तों अर्थशास्त्र नामक की पुस्तक लिखी है। यदि मैं इंडिका की बात करूं तो इंडिका के बारे में कई बार मैं बता चुका हूं। मेगास्थनीज की दोस्तों यह पुस्तक है। किसकी है? मेगास्थनीज की यह पुस्तक है। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इंडिका किससे रिलेटेड है? मौर्य वंश के बारे में दोस्तों इंडिका पुस्तक में बताया गया है। ठीक है, ये किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों यह राजदूत था मेगास्थनीज, और दरबार में किसके आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, अष्टाध्यायी निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों अष्टाध्यायी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से महाभाष्य के रचनाकार कौन है? महाभाष्य, देखिए रचनाकार आपको एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलेंगे, यानी लेखक पुस्तक के। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है, चैनल के साथ जुड़ जाना है, डेली मैराथन क्लास आपको करके मानना है। ठीक है, टाइम सेट कर लीजिएगा, सुबह 7 बजे आपको मैं मैराथन क्लास लेकर मिलूंगा। ठीक है, यदि मैं बात करूं महाभाष्य की तो ऑप्शन आपका दोस्तों सी राइट हो जाता है। किसकी पुस्तक है ये? पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, और काफी बार एग्जाम में देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की पुस्तक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, परमाल रासो या बीसल देव रासो? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, चंद्र बरदाई की रचित ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। जल्दी से जल्दी हम दोस्तों वीडियो को समाप्त करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। ये सभी मैराथन क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड। आपको ये क्वेश्चन कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, तो चैनल के साथ जरूर से जुड़ जाना और हर मैराथन क्लास को आपको देखना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा, भीमबेटका दोस्तों गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है। कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है भीमबेटका को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंकोर वाट कहां स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अंकोर वाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन डी, कंबोडिया। कहां पर है? कंबोडिया में स्थित है। 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों। आपको नोट डाउन जरूर से करते रहना है कि कितने क्वेश्चनों का आप राइट आंसर दे पा रहे हैं। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दोस्तों ड्रेन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था और इन्होंने बताया था कितना? 20 रुपए प्रति वर्ष। 20 रुपए प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय का आकलन इन्होंने करके बताया था। दादा भाई नौरोजी की पत्रिका आपको याद रख लेनी है, राफ्त गुफ्तार। कौन सी पत्रिका दोस्तों? राफ्त गुफ्तार नाम की पत्रिका आपको जरूर से याद रख लेनी है। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी थे जो क्या बने थे दोस्तों? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, पहले पारसी व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये सारी चीजें दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड आपको याद रख लेना है। और इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का वृद्ध पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? किसे बैंकों का बैंक? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय, तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी राइट हो जाता है, मुंबई। मुंबई में है आरबीआई का मुख्यालय। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है?
तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। यदि आपसे स्थापना पूछ ले तो याद रख लीजिएगा 1935 में इसकी स्थापना भी की गई थी। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, जरूर से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? नाबार्ड, ये एग्जाम में पूछा जाता है किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी, तो आपको याद रख लेना है सन 1982 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। ठीक है, यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां से आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों इंस्टाग्राम पे आपको याद रख लेना है, आज के आज मुझे 300 फॉलोवर्स कंप्लीट करके आप सभी को दिखाना है, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना है। ठीक है, 300 फॉलोवर्स कंप्लीट करने हैं, 78 फॉलोवर्स हैं, 300 फॉलोवर्स कंप्लीट कर दीजिएगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? कृष्ण क्रांति, देखिए ऐसी क्रांति एग्जाम में पूछी जाती है जिससे आप कंफ्यूज हो, तो याद रख लीजिएगा भारत में कृष्ण क्रांति की बात हुई है तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है, पेट्रोलियम। क्या दोस्तों? पेट्रोलियम किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? नमक का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा नमक उत्पादक राज्य भारत का गुजरात है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे क्या बोलते हैं बड़ी मूर्ति बनाई गई है। कहां पर? नर्मदा नदी के तट पर। कहां पर दोस्तों? नर्मदा नदी के तट पर। उसका डिजाइन किसने तैयार किया है? रामबी सुतार ने। किसने दोस्तों? रामबी सुतार ने उसका डिजाइन तैयार किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है, उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा साधन है जो सबसे ज्यादा भारत में सिंचाई के लिए यूज किया जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, नहरें। नहरें सिंचाई का साधन है सबसे महत्वपूर्ण भारत में, यानी नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। 22 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूं। कितने क्वेश्चन आप राइट करे हैं नोट डाउन जरूर से करते चलिएगा, वीडियो के लास्ट में कमेंट करना है। और वीडियो को दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। डेली सुबह 7 बजे मैराथन क्लास में आप सभी के लिए जीके से रिलेटेड लेकर आऊंगा, जिसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार फिर से
कह देता हूँ इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। 300 फॉलोअर्स आपको कंप्लीट करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दोस्तों, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जरूर से आपको याद रख लेना है। ठीक है, यदि मैं श्वेत क्रांति के जनक की बात करूं तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्या दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और यदि मैं बात करूं कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपको याद रख लेना है। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग को क्या कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम के टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति कब हुई थी शुरुआत? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 1966 से 67 ईस्वी के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी भारत में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा नीली क्रांति पूछी जा सकती है, लाल क्रांति, काली क्रांति, पीली क्रांति पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में, तो याद रख लेना है, इन सबको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यदि मैं नीली क्रांति की बात करूं तो ऑप्शन आपका दोस्तों क्या राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा चावल के लिए सबसे ज्यादा कौन सा राज्य माना जाता है? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? कॉफी का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दोस्तों, कर्नाटक। कर्नाटक के बेंगलोर में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है और कर्नाटक का एक जिला है दोस्तों, चिकमंगलूर जिला। कौन सा? चिकमंगलूर जिला। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों कॉफी जिला के नाम से भी जाना जाता है। कॉफी जिला कहा जाता है चिकमंगलूर जिले को, किसके? कर्नाटक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। कानपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर बेंगलुरु में? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ऑप्शन आपका दोस्तों ए राइट हो जाता है, मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह, तो हाँ दोस्तों याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोची बंदरगाह कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो कोची बंदरगाह दोस्तों मालाबार तट पर स्थित है। मालाबार तट किसको कहा जाता है? केरल के जो तट होता है, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है और ये कोची बंदरगाह यहीं पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पारादीप बंदरगाह मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। पारादीप बंदरगाह एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आपको याद रख लेना है, योजना आयोग की जगह दोस्तों नीति आयोग को लाया गया था। यदि मैं बात करूं इसका गठन कब किया गया था तो 2015 में। कब दोस्तों? 2015 में इसका गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए मैंने आपको बताया था योजना आयोग की जगह ही नीति आयोग को लाया गया है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1950 में, सॉरी दोस्तों मार्च 1950 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। योजना आयोग का आपको याद रख लेना है।
ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, एडम स्मिथ दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं। वेल्थ ऑफ नेशन मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में देखी जाती है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज की वीडियो का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और इसका आंसर दोस्तों आपको क्या करना है? कमेंट करके जरूर से बताना है। इन टॉप 35 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं, एक बार कमेंट जरूर से करिएगा। आपकी दोस्तों एयर फोर्स की तैयारी किस तरीके की चल रही है, ये भी एक बार कमेंट जरूर से करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। यदि वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों, किसको? टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो की पीडीएफ नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि दोस्तों इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पेज को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आज आपको क्या करना है दोस्तों? 300 फॉलोअर्स कंप्लीट कराने हैं। 78 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 300 आपको करवाने हैं, तो जल्दी से जल्दी फॉलोअर्स को कंप्लीट करा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।